नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, बिजली बिल, सड़कों और धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर उग्र प्रदर्शन, पुलिस से झड़प भी हुई। लाल कदम हादसा में जांच में नया मोड़, 23 दिन बाद महिला लोको पायलट का गुपचुप बयान, रेलवे की गोपनीयता पर सवाल। 9 मजदूरों ने होटल मालिक पर मजदूरी हड़पने का आरोप, भूख और बेबसी में एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की मांग। छत्तीसगढ़ की संजू देवी बनी विश्व की सबसे चमकती खिलाड़ी, भारत को खिताबी जीत दिलाकर दिलाए 16 अहम पॉइंट। अब समाचार विस्तार से। शहर में आज कांग्रेस ने बढ़ती जन समस्याओं के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नेहरू चौक में इकट्ठे हुए और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की और रैली की शक्ल में नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों को आरोप था कि शहर और जिले की आम जनता बढ़े हुए बिजली बिलों और अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगे बिलों के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं बिना पूर्व सूचना के की जा रही कटौती से व्यापारी और आम उपभोक्ता दोनों परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में, विशेषकर बिलासपुर जिले में आक्रोश है। घोषणावीर मंत्री, घोषणावीर विधायक, यहाँ की सड़कों की हालत जर्जर है, जनता देख रही है। किसान दर दर भटक रहे हैं, अन्नदाता दर दर भटक रहे हैं, परेशान है लोग। बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ हमारी सरकार में 400 यूनिट बिजली बिल का छूट दिया गया था, उसके लिए आम जनता परेशान है। छोटे प्लाटों की गरीब आदमी अपना आशियाना नहीं बना सकता। आपने रजिस्ट्री दर में इतनी वृद्धि कर दी है, झुग्गी झोपड़ियों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। कौन सा संदेश छत्तीसगढ़ को देना चाह रहे हैं? क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी को अगर सब कुछ देना चाहती तो क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को आप मार डालेंगे, उनको सुविधाओं से वंचित रखेंगे? कांग्रेस ने शहर की जर्जर सड़कों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायतों के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं कराई जा रही। जगह जगह गड्ढे होने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री दरों में बेतहाशा वृद्धि को भी जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए वापस लेने की मांग की। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रदेश की भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियां अपना रही है और आम लोगों को केवल परेशान करने का काम कर रही है, वो चाहे बिजली बिल में बढ़ोतरी की बात हो, चाहे छोटे प्लाटों में, भूखंडों में रजिस्ट्री बंद किया जाना बिलासपुर जिले में खासकर, और जिस प्रकार से गाइडलाइन में भारी मात्रा में उनके ज़मीन के दरों में वृद्धि की गई है। जहां 10 लाख की ज़मीन है वहां 50 लाख के हिसाब से हमको रजिस्ट्री का खर्च पटाना पड़ेगा और आम लोग जो 1 एकड़ भी बेचेंगे उनको 35 डिसमिल का वर्ग फीट में खरीदी करनी पड़ेगी। और धान खरीदी को लेकर, खासकर धान खरीदी में भी जो इनको टोकन का जो व्यवस्था है वो 16 क्विंटल केवल एकड़ के पीछे खरीदी कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब लगभग 5000 की संख्या में कलेक्ट्रेट घेराव करने गए थे। प्रदर्शन में धान खरीदी की गड़बड़ियों और गरीबों के आवास पर चल रहे बुलडोजर अभियान को लेकर भी नाराजगी जताई गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों से मनमानी लूट की जा रही है, जबकि दूसरी ओर गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान और गरीब विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोक और जन कल्याण के कामों को करती है और हमेशा जनता के साथ रहती है और जनता के मुद्दों को अगर विपक्ष में है तो भरपूर उठाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार उनके नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट घेराव का ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक तादाद में भीड़ है और जनता का जो आक्रोश है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनों का जो आक्रोश है वो सामने आपको देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेसियों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से रोकने के लिए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट रोड पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था की, लेकिन उग्र होते प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेटिंग तोड़ दी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने वाटर कैन का प्रयोग कर भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति भी बनी, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। देखिए, असर तो पड़ना चाहिए, हालांकि इन्हें असर नहीं पड़ रहा है। ये चाहते हैं उग्र आंदोलन, तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये अंगड़ाई है, आगे और बहुत बड़ी लड़ाई झेलनी पड़ेगी। आज आप देख रहे हैं पूरा शहर तराई तराई है। ये पेपर में और न्यूज में तो दिखाते हैं कि कितने रुपए, करोड़ों रुपए का विकास है, लेकिन रोड पे नहीं दिखता। आज सारा शहर जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इनका सिर्फ नीति एक चीज़ है, फूट डालो, राज करो, जाति धर्म में बात करो, ना विकास की बात करो ना काम की बात करो।
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या, अघोषित कटौती, सड़क मरम्मत, रजिस्ट्री दरों में कमी, धान खरीदी की जांच और गरीबों के आवास पर बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पार्टी ने ऐलान किया कि अगला चरण विधायक, सांसद और मंत्रियों के बंगलों का घेराव कर सरकार पर दबाव बनाने का होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक हलकों में नए सिरे से बहस छिड़ गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे कि आयोग हाल के चुनाव में मनमर्जी से फैसले ले रहा है, कभी मतदान की तारीख बदल देना तो कभी बिना स्पष्ट कारणों चरणों की संख्या बढ़ा देना। पुराने स्थापित नियम कायदों से हटकर लिए गए इन निर्णयों ने आयोग को निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि आयोग द्वारा लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर विपक्षी दलों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बढ़ते दबाव की कीमत बीएलओ अपनी जान देकर चुका रहे हैं, जिससे प्रशासनिक दबाव और व्यवस्था की खामियों पर भी चर्चा तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग वास्तव में उतना ही निष्पक्ष है जितना वो दावा करता है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी चुनाव के वक्त महिलाओं को योजनाओं के तहत राशि प्रदान की जानी चाहिए। पायलट का तर्क है, यदि एक राज्य में चुनाव अवधि के बीच महिलाओं को योजना के नाम पर राशि दी जा सकती है तो अन्य राज्यों में ऐसा न करना आयोग की कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीच चुनाव में योजनाओं के बहाने राशि देना, फिर उसी आधार पर मतदान की तारीख बदल देना, यह सब मिलकर यह दर्शाता है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता तेजी से धूमिल हो रही है। पायलट ने आयोग से पारदर्शिता, समान मापदंड अपनाने की मांग की ताकि लोकतंत्र में जनता का भरोसा कायम रह सके। निर्वाचन आयोग मनमर्जी से काम करता है, चुनाव की डेट बदलते रहते हैं, कब कहाँ चुनाव कराना है, कितने फेज में कराना है। जो पहले की प्रीकंडीशंस थी, जो पहले की परंपराएं थी, उन सबसे विपरीत होकर अब काम हो रहा है। और विपक्ष के लोग हों, उनको तमाम नोटिस दिए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है। सत्ताधारी जो लोग हैं उनको सब माफ है। अब बिहार में चलते चुनाव में प्रत्येक घर को, महिला को 10,000 रुपए देने की जो परमिशन दी गई इलेक्शन के बीच में, ये उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। और मैं तो फिर कह रहा हूं, अगर भाजपा को हमारे देश की महिलाओं से इतनी सहानुभूति है, अच्छी बातें होनी चाहिए, तो 10,000 जो दिया है महिलाओं को, वो सिर्फ बिहार की बहनों के लिए क्यों सीमित है? राजस्थान के माँ बहनों ने क्या गलती करी है भाई? अगर आपके पास देने को पैसा है तो आप हमारे राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बहनों को दीजिए ना खाते में। कौन मना कर रहा है? कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव आएगा तब योजना चालू होगी, तब निर्वाचन आयोग आंख गूंथ लेगा और मन मर्जी से पैसा ट्रांसफर होगा। छत्तीसगढ़ में एसआईआर के माध्यम से नई मतदाता सूची तैयार करने का काम जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई खामियां सामने आ रही हैं। जिले में कई क्षेत्रों में मतदाताओं को अब तक फॉर्म नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण वे परेशान हैं। 4 दिसंबर अंतिम तिथि होने के कारण समय बेहद कम बचा है और ऐसे में जिन मतदाताओं के पास फॉर्म नहीं पहुंचा है उनकी चिंता बढ़ गई है। कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में बीएलओ को तलाश कर फॉर्म लेने और जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगह फॉर्म उपलब्ध ही नहीं हुए। वहीं कुछ स्थानों पर फॉर्म मिलने के बाद भी उसे भरने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच जिला प्रशासन का दावा है कि सभी क्षेत्रों में फॉर्म भेज दिए गए हैं, तभी तो अब तक 62% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि 4 दिसंबर तक शेष काम भी पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि जिन लोगों ने से मौका छूट गया है वे 10 दिसंबर से शुरू होने वाले नई मतदाता सूची प्रकाशन प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 11 दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति जमा करनी होगी, जिसके बाद उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा। व्यवस्थाएं तो पूरी है और फॉर्म पहुंचा भी है। 1-2 जो शिकायत आ रही है उसको तत्काल समाधान कर रहे हैं और बीएलओ को घर पहुंच करके आवेदन देने के लिए और साथ में भरवा कर उसको डिजिटाइज करने के लिए निर्देश दिए गए। तभी आज की स्थिति में हमारे जिले में 62% डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है। शेष जो फॉर्म है उसके लिए भी बोला गया है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो यथाशीघ्र जाकर कलेक्शन करें और जरूरत पड़ने पर उनका फॉर्म भरने में सहयोग भी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग से तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है और न ही संभावना ऐसा कुछ अभी तक समझ में आया है कि और डेट बढ़ेगी। 4 दिसंबर तक ही हमको सभी फॉर्म जो है कलेक्ट करके डिजिटाइज करने होंगे और हमारी प्रक्रिया जो चल रही है उसके हिसाब से हम लोग समय पर कार्य पूर्ण कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रहे एसआईआर का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। टीचर्स की एसआईआर ड्यूटी से स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है। बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाई कराने वाला कोई नहीं है। स्कूल और स्कूलों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। जो स्थिति है इसका सीधा असर स्टूडेंट्स के सिलेबस, उनकी पढ़ाई और शिक्षा गुणवत्ता पर पड़ना तय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 4 दिसंबर तक प्रक्रिया को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बिलासपुर जिले में अकेले 3000 से ज़्यादा शासकीय कर्मचारी SIR के काम में लगे हैं, जिनमें करीब 800 से 50 से ज़्यादा शासकीय स्कूलों के शिक्षक हैं। शिक्षकों के SIR ड्यूटी का इफेक्ट अब यह हो रहा है कि स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा गई है। बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। कहीं स्कूल में सिंगल टीचर है तो कहीं स्कूल के आधे से ज़्यादा टीचर SIR की ड्यूटी में लगे हैं। कहीं एक टीचर 5 क्लास को एक साथ पढ़ा रहे तो कहीं स्टूडेंट्स ही टीचर बनकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो स्थिति है, सैकड़ों हज़ारों स्कूली बच्चे भगवान भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक एक जैसे हालात हैं। सिरगिट्टी क्षेत्र का शासकीय नवीन प्राथमिक शाला और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसका बड़ा उदाहरण है, जहां प्राथमिक शाला में 260 बच्चे हैं। हेडमास्टर के साथ 7 शिक्षकों को पदस्थापना है, लेकिन इसमें से 6 शिक्षक SIR की ड्यूटी में है। यही स्थिति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भी है, जहां 9वीं से 12वीं तक 950 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन वाइज क्लास संचालित होते हैं, लेकिन यहाँ के भी 6 शिक्षक SIR की ड्यूटी में लगे हुए हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स लोग नहीं आ रहे हैं सर, और हमारा एग्जाम्स आने वाला है। हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है और हम सेल्फ स्टडी से कितना पढ़ सकेंगे, क्योंकि टीचर्स लोग की पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है, जिसके कारण हमारा पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रहा है। और अगर हम नहीं पढ़ते तो फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो प्लीज सरकार को ये देखना चाहिए कि टीचर्स लोग पर डेली निगरानी रहना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम लोग का कोर्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर हम लोग के बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, और अगर हम अभी बेसिक ही नहीं समझ पाएंगे तो आगे जो टफ एग्जाम है उसके लिए हम कैसे रेडी होंगे। तो इस पर हमें फ्यूचर टिका हुआ है। SIR को लेकर स्कूलों में जो स्थिति है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड हैं। स्टूडेंट्स के सिलेबस, उनकी पढ़ाई और शिक्षा गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आगामी दिनों में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं। कई स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, लेकिन शिक्षकों के नहीं होने के कारण न तो सिलेबस पूरा हो पा रहा है और न स्टूडेंट्स को शिक्षकों का गाइडेंस मिल पा रहा है। स्टूडेंट इसके कारण अपने भविष्य को लेकर भारी चिंतित नज़र आ रहा है। उनका कहना है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और स्कूलों में शिक्षकों को वापस भेजना चाहिए। स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक भी उसे लेकर चिंतित हैं। हमारा जो वर्ष है वह शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत चलाई जा रही है, और वह निश्चय हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, और जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं वो मेरे को लगता है कि थोड़ा बाधित हो गया है। और बच्चों को अभी हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाला वह भी सिर पे है, और जो अभी बेस बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इधर शिक्षा विभाग के सामने बड़ी उलझन है। एक तरफ शासन का आदेश है जिसमें SIR की प्रक्रिया को हर हाल में पूर्ण कराना है, दूसरी तरफ शिक्षा गुणवत्ता के साथ बेहतर परिणाम देना है। लेकिन ग्राउंड पे जो हालात हैं, शिक्षा व्यवस्था इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। खुद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी मान रहे हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ज़िले के 850 से ज़्यादा सहायक शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक, व्याख्याता की इसमें ड्यूटी लगी है। हालांकि वे 4 दिसंबर के बाद शिक्षकों की स्कूल में वापसी और पहले की तरह शैक्षणिक व्यवस्था संचालित करने की बात कह रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत प्रभावित होता है शिक्षक। जहाँ पर शिक्षक की कमी 2 शिक्षक होंगे, वहाँ पर एक शिक्षक के लिए ड्यूटी लगी, ये बात ये संख्या बहुत कम है। सभी जगह अधिकांश जगह जो है शिक्षा ये हो रहे हैं, और SIR का बहरहाल स्कूली शिक्षा पर SIR की प्रक्रिया पर भारी है। कुल मिलाकर प्रशासनिक ज़रूरतों के नाम पर चल रही SIR की प्रक्रिया का सबसे बड़ा खामियाजा स्कूलों और मासूम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब उनका टीचर लौटेगा और कब फिर से क्लास में पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा व्यवस्था प्रशासन के बीच पिसता भविष्य आज सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि SIR की समय सीमा पूरी होने के बाद शिक्षा व्यवस्था कितनी जल्दी पटरी पर लौटती है, या फिर इसका असर बच्चों के लंबे भविष्य पर भी गहरी छाप छोड़ जाता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।
लाल खदान रेल हादसे की जांच में गुरुवार को बड़ा मोड़ आया, लेकिन इस मोड़ के साथ रेलवे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे को 23 दिन बीत चुके हैं, पर जांच की रफ्तार और पारदर्शिता बिल्कुल नाम मात्र की दिखाई दे रही है। इस बीच रेल सेफ्टी कमिश्नर BK मिश्रा बुधवार देर रात गीतांजलि एक्सप्रेस से बिलासपुर पहुंचे और गुरुवार सुबह घायल महिला असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज का बयान रेलवे अस्पताल में गुप्त तरीके से दर्ज किया। हैरानी की बात यह है कि 3 हफ्तों तक रेलवे यह कहकर बयान टालता रहा कि पीड़ित की हालत खराब है, लेकिन अचानक बिना किसी पूर्व जानकारी के बंद कमरे में बयान ले लिया गया। न मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त मिली, न ही विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों को पास आने दिया गया। पूरे मामले को जिस तरीके से गोपनीय रखा गया वो खुद जांच पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। सूत्रों को दावा है कि रश्मि राज के बयान में कई चौंकाने वाली खामियां और सिस्टम फेलियर उजागर हुए हैं, लेकिन रेलवे इस जानकारी को सामने लाने से बच रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि रेलवे को डर है कि सच्चाई सामने आने पर जिम्मेदारी तय हो जाएगी। याद दिला दें कि 4 नवंबर को कोरबा बिलासपुर मेमू 74 किलोमीटर की रफ्तार से खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई थी। हादसे में ट्रेन का इंजन, ब्रेक यान और महिला कोच पटरी से उतरकर मालगाड़ी पर चढ़ गया था। एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। विशेषज्ञ शुरू से इसे सिग्नलिंग सिस्टम की बड़ी विफलता बता रहे हैं, लेकिन रेलवे आज भी तकनीकी गलती स्वीकार करने से बच रहा है। CRS मिश्रा के बिलासपुर पहुंचते ही जोन और डिवीज़न में हड़कंप मच गया। ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और सिग्नलिंग विभाग ने तत्काल सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। कई कर्मचारियों ने बंद कमरों में पूछताछ को दबाव का माहौल बताया और कहा, अगर सब सही है तो जांच से इतना डर क्यों। अब उम्मीद है कि घायल महिला लोको पायलट का बयान जांच को दिशा देगा, लेकिन रेलवे की गोपनीयता, जवाबदेही से बचने वाली रणनीति और मीडिया से दूरी यह साफ संकेत देती है कि कहानी अभी अधूरी है और कई सच भीतर दबे हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जनपद पंचायत तखतपुर में आयोजित सामान्य सभा बैठक में जनप्रतिनिधियों का आक्रोश खुले तौर पर देखने को मिला। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों पर जमकर नाराजगी जाहिर की। सभा कक्ष कई बार तीखी नोकझोंक की स्थिति भी बन गई। सबसे पहले क्षेत्र क्रमांक 5 के जनपद सदस्य ऋषभ कश्यप ने धान खरीदी केंद्रों में भारी अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि धान मंडी में इस बार खरीदी प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। स्टॉक पंजी को छुआकर और कागजों में हेरफेर कर जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने फूड इंस्पेक्टर की भूमिका पर भी सवाल उठाते कहा कि अधिकारी लगातार 2 बैठकों से अनुपस्थित हैं, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों पर भी जनप्रतिनिधियों ने कड़ा रोष जताया। उनका कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सामग्री वितरण, गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं और बच्चों के कुपोषण जैसे मामलों में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने भी विभागीय कमियों को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी, यदि आगामी दिनों में स्थितियों में सुधार नहीं हो तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। बैठक के अंत में सभी विभागों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। सबसे पहली समस्या तो थी फूड इंस्पेक्टर को लेकर के। हमारे क्षेत्र में जो भी राइस मिलर्स है उनके द्वारा ना ही हमको आज तक जो पंचायत की NOC है और ना प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाए बगैर अवैध रूप से ज़्यादा ज़मीन में कब्जा करके राइस मिल संचालित किया जा रहा है। तो सदन के माध्यम से फूड इंस्पेक्टर को बतलाया गया है कि आप आश्वस्त करिए कि घटना कौन सी है और उस पर क्या संज्ञान लिया जा रहा है। महिला बाल विकास में भी एक समस्या थी, उसमें जो देयक राशि है जुलाई और अगस्त माह की, उसमें भारी कटौती कर दिए गए, तकरीबन 40 से 50%। तो हमने उस राशि के बारे में परियोजना अधिकारी को अवगत कराया और उसकी जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में जांजगीर चांपा जिले में बड़ा कदम उठाया गया। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की जिला इकाई ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी रायपुर के नाम कलेक्टर जांजगीर चांपा को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में 25 नवंबर को दुर्ग में BLO ड्यूटी कर रहे शिक्षक रुपेश जोशी पर एक मतदाता ने गाली गलौज कर ईंट से हमला कर दिया। इसी तरह जांजगीर चांपा के बलूद ब्लॉक के गतवा में भी शिक्षक पर हमला हुआ। फेडरेशन ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्यों के दौरान शिक्षक लगातार जोखिम रहते हैं और सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं।
इसी को लेकर शिक्षक संगठन ने 5 सूत्री मांगे रखी, जिसमें शिक्षकों को BLO और जनगणना जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराना, ड्यूटी के दौरान विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल, सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य बीमा, हमला करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी करना। जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों व शिक्षकों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया। जिले में धान खरीदी के साथ ही गड़बड़ियों का सिलसिला भी सामने आने लगा है। तखतपुर क्षेत्र के देवरीखुर्द सेवा सहकारी समिति में धान का अवैध तौल कराए जाने की शिकायत किसानों ने की है। किसानों का आरोप है कि समिति में निर्धारित मानक के विपरीत मनमाने ढंग से धान की तौल की जा रही है, जिसमें उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक समिति में बोरे का वजन 41.700 किलोग्राम से बढ़ाकर 43.700 किलोग्राम तक तौला जा रहा है। तय सीमा से अधिक तौल किए जाने से प्रति बोरा धान में किसानों का तौल कम बैठ रहा है। इसके अलावा तौल के नाम पर 12 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त वसूली का भी आरोप लगाया गया, जिससे किसानों की नाराजगी और बढ़ गई है। किसानों ने समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक पर मनमाना तौल कराने तथा मिलीभगत से अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार बार आपत्ति जताने के बावजूद समिति प्रबंधन की ओर से न तो गड़बड़ी सुधारी गई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस बीच किसानों ने धान तौल में हो रही कथित गड़बड़ी का वीडियो भी बनाकर रिकॉर्ड किया, जो ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देवरीखुर्द सेवा सहकारी समिति ने जुड़ी इस पूरी घटना को लेकर आसपास के किसान भी सतर्क हो गए और पारदर्शी तौल की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते और सड़क किनारे दुकानदारों के बीच आज तीखा विवाद हो गया। शहर में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने नगर निगम पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और निगम अमले के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दुकानदारों का कहना है कि निगम केवल छोटी दुकानों और ठेलों पर सख्ती कर रहा है, जबकि बड़े और प्रभावशाली व्यापारियों को कार्रवाई से अलग कर रहा है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए दुकानों को हटाने पर व्यापारियों ने अपनी रोजी रोटी पर संकट की बात कही। विवाद तब बढ़ा जब निगम अमले ने बिना पूर्व सूचना कुछ दुकानों को हटाने की कोशिश की, जिस पर दोनों पक्षों में लंबी बहसबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। इस कार्रवाई और विरोध का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देवकीनंदन चौक कंपनी गार्डन के सामने का बताया जा रहा है। अब व्यापारी संगठन नगर निगम अधिकारियों ने बैठक कर स्पष्ट नीति और छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग की तैयारी में है। बाजार की कोई भी एक पटरी है, टपरा है, कोई सामान है तो दिखा दो। सब ठेला वाले गुमटी वाले की सामान है, वो भी बिना सूचना के सूचना देना चाहिए। कहीं भी कार्रवाई होती है तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का सूचना दिया जाता है। यहाँ दुकान लगा करके यहाँ सबकी दुकान लगी है, अचानक आ गए धंधे पानी एकदम जानवर टाइप का, किसी का दुकान का रस्सी काट रहे हैं, किसी का सामान लात से मार के भर रहे हैं। आप लोग बनाते हो लोगों को। जिला सुकमा के थाना फूलबगड़ी क्षेत्र अंतर्गत गोगुंडा इलाके के जंगल पहाड़ी में आज लगभग दोपहर 1:30 बजे एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के दौरान जिला पुलिस बल की एक महिला आरक्षक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर घायल हो गई। विस्फोट में महिला जवान के पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद जवानों ने घायल आरक्षक को प्राथमिक उपचार प्रदान किया। बेहतर इलाज हेतु उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा जा रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये आईडी माओवादी गतिविधियों का हिस्सा होने की आशंका है। थाना फूलबगड़ी पुलिस द्वारा माओवादियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी पुलिस द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।